देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में चलती कार अचानक आग की लपटों से घिर गई। देखते ही देखते बीच सड़क कार धू-धू कर जलने लगी। कार में 3 लोग सवार थे जो वक्त रहते कार से बाहर निकलने में कामयाब रहे। सबसे पहले कार के बोनट से धुआं निकला और फिर अचानक आग की लपटें उठने लगी। बीच सड़क पर कार में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड जब तक आग पर काबू पाती तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। उधर दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में भी चलती कार आग से जलकर खाक हो गई। कार में 3 लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी वक्त रहते कार से बाहर निकल आए। इस घटना की वजह से इलाके का ट्रैफिक काफी देर तक जाम रहा। दिल्ली के वेलकम इलाके में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। केमिकल होने की वजह से आग तेजी से भड़क रही थी। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद नहीं था। फैक्ट्री वेलकम के सुदामापुरी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। यूपी के सहारनपुर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। सहारनपुर की शारदा नगर के बाजार में दुकान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। दूसरी मंजिल पर बनी दुकान में भीषण आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। इस कपड़े की दुकान के आसपास कई और दुकानें थी, जिससे लोग घबरा गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि भीषण आग के दौरान दुकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था। आग से दुकान में रखे लाखों के कपड़े जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी देखते ही देखते भीषण आग में तब्दील हो गई। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के सामने महिला का शव 2 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। कृष्णानगर में महिला का शव स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के घर से 100 मीटर पर मिला। आखिर में कृष्णानगर थाने की पुलिस ने महिला के शव को वहां से उठाया। महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दिल्ली के प्रीत विहार में बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। हत्या के आरोप में पुलिस ने एक पेंटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को मदन खादर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया है। आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा मिल गया है। साथ ही पुलिस ने ज्वेलरी और कैश भी बरामद कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी पेंटर ने कर्जा चुकाने के लिए लूटपाट और हत्या को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक हैदर नाम के पेंटर ने महिला के माथे पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। बुजुर्ग महिला हैदर को 20 साल से जानती थी। महिला ने उसे दरवाजा ठीक से बंद करने के लिए बुलाया था। पुलिस के मुताबिक परिवार वाले हैदर को बेटी की तरह मानते थे। सीसीटीवी की मदद से आरोपी का सुराग मिला। बुजुर्ग महिला विदेश मंत्रालय की पूर्व अधिकारी थी। घर में महिला की लाश मिली थी। कानपुर के करीब हथियारबंद डकैतों ने अवध एक्सप्रेस में जमकर लूटपाट की। आधा दर्जन बदमाश ट्रेन की बोगी में घुसे और तमंचे की नोक पर यात्रियों से लाखों रुपए लूट लिए। अब खबरें राजनीति की। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल पर जमकर हमला किया गया है। बीजेपी को बिना शर्त समर्थन के ऑफर को लेकर पवार और पटेल को मौका परस्त बताया गया। सामना में लिखा है कि कल तक पवार को बीजेपी सांप्रदायिक और हाफ चड्डी वालों की पार्टी लगती थी। अब उन्हीं हाफ चड्डी वालों से प्रेम हो गया है। सामना के संपादकीय में एनसीपी और बीजेपी के बीच में संभावित दोस्ती पर कड़े प्रहार किए गए हैं। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस जारी है। बीजेपी अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि शिवसेना के साथ जाए या फिर एनसीपी के साथ। महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा आज भी मुंबई नहीं जाएंगे। नेता के चुनाव के लिए आज होने वाली विधायक दल की बैठक भी नहीं होगी। सूत्रों से खबर है कि राजनाथ और नड्डा दिवाली के बाद महाराष्ट्र जाएंगे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उद्धव ने कहा कि समर्थन तभी दिया जाएगा जब बीजेपी पहल करे। उद्धव ने कहा कि वो सत्ता के लालची नहीं है, लेकिन स्थिर सरकार के लिए शिवसेना बीजेपी को समर्थन देने और सरकार में शामिल होने के लिए तैयार है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर बीजेपी के साथ बात नहीं बनती तो वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। उद्धव ठाकरे ने माना कि उन्होंने ही पहले पीएम मोदी को फोन कर बधाई दी थी। वहीं सोमवार को हुई शिवसेना विधायक दल की बैठक में गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। शिवसेना विधायक दल की बैठक में उद्धव ठाकरे ने विधायकों का हौसला बढ़ाया। विधायक दल का नेता चुनने के लिए विधायकों ने उद्धव को अधिकृत किया। वहीं एनसीपी को समर्थन के ऑफर पर बीजेपी के फैसले का इंतजार है।
विधायक दल की बैठक में शरद पवार ने कहा कि स्थायी सरकार के लिए बीजेपी को समर्थन का ऑफर दिया है। पवार ने कहा कि स्थिर सरकार बनाने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। पवार ने कहा कि बीजेपी शिवसेना को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। पवार के मुताबिक बीजेपी शिवसेना गठबंधन न होने की स्थिति में चुनाव टालने के लिए बीजेपी के समर्थन के लिए तैयार है। अजित पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सोमवार को पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की मौजूदगी में विधायक दल में ये फैसला हुआ। एनसीपी नेता अजित पवार ने कांग्रेस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अजीत ने कहा कांग्रेस के एक नेता ने उन्हें फोन कर शिवसेना को समर्थन करने के लिए कहा था। अजित पवार ने कहा कि उन्हें कांग्रेस की बात नहीं मानी क्योंकि कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की सरकार अल्पमत की सरकार होती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से बात करने नागपुर जा सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। शाह और गडकरी के बीच में महाराष्ट्र के ताजा सियासी हालात पर बातचीत हुई। शाह और गडकरी के बीच हुई ये बैठक करीब 45 मिनट तक चली। नितिन गडकरी ने फिर साफ किया कि वो सीएम नहीं बनना चाहते। महाराष्ट्र में सीएम पद की दौड़ में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, एकनाथ खड़से और सुधीर मुनगंटीवार भी दावेदार हैं। हरियाणा का अगला सीएम कौन होगा, इस पर आज फैसला होगा। आज हरियाणा बीजेपी के विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर के नाम का ऐलान हो सकता है। खट्टर को सीएम बनाए जाने की सुगबुगाहट के बीच उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 7 साल के मनोहर लाल खट्टर लंबे वक्त से संघ से जुड़े हुए हैं। इमरजेंसी के दौरान खट्टर आरएसएस से जुड़े और 3 साल बाद ही उन्हें प्रचारक बना दिया गया। खट्टर 1991 में बीजेपी से जुड़े और 1994 में हरियाणा के संगठन महामंत्री बनाए गए। 5 मई 1954 को रोहतक के निंदाना में पैदा हुए मनोहर लाल खट्टर अविवाहित हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर आए खट्टर पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। करनाल सीट से विधायक बनने वाले खट्टर ने 63,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज, रामविलास शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर भी रेस में हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी अमित शाह से मिलकर सीएम पद की दावेदारी पेश की है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए चौधरी बीरेंद्र सिंह ने सीएम के तौर पर खुद को सबसे सक्षम बताया है। महाराष्ट्र में मिली हार पर चिंतन के लिए आज कांग्रेस की बैठक होगी। इस बैठक में सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे और माणिकराव ठाकरे हिस्सा लेंगे। 288 सीटों की महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस को महज 42 सीटें मिली हैं। राहुल गांधी पर उठ रहे सवालों के बीच में कांग्रेस ने उनका बचाव किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेसियों को राहुल की योग्यता पर शक नहीं है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया रविवार को दिल्ली में प्रियंका के समर्थन में लगे नारों के बाद आई है। सुरजेवाला ने कहा कि कुछ लोगों को राहुल की योग्यता पर संदेह हो सकता है, पर कांग्रेस को नहीं है। वहीं दिग्विजय सिंह ने माना कि देश में मोदी लहर के चलते बीजेपी को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार होनी ही चाहिए। सतीश उपाध्याय ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। और मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर बीजेपी को लगता है कि मोदी की लहर है तो दिल्ली में चुनाव करा लें। सूत्रों से खबर है कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा इसी हफ्ते कर सकता है। माना जा रहा है कि 4-5 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ से बेहाल सूबे में फिलहाल चुनाव न करने की गुजारिश की थी। बीती रात सिवनासियार में पीएम ने अपने मंत्रियों को दिवाली का डिनर दिया। इस मौके पर शिवसेना के अनंत गीते समेत मंत्रिमंडल के करीब सभी सदस्य मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक चले इस डिनर के दौरान पीएम ने मंत्रियों से हल्के फुल्के माहौल में बात की। इस दौरान पीएम ने मंत्रियों को स्वच्छ भारत मिशन और अधिकारियों से काम निकालने को लेकर भी बात की। राजस्थान के एम्बुलेंस घोटाले में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एम्बुलेंस घोटाले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। आज राजस्थान सरकार की ओर से औपचारिक तौर पर केंद्र को सीबीआई जांच की सिफारिश भेजी जाएगी। पूरा मामला 108 एम्बुलेंस सेवा के टेंडर में 2 करोड़ 56 लाख रुपए के गबन से जुड़ा है। आरोपियों में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र कीर्ति चिदम्बरम का नाम भी शामिल है। केंद्रीय कैबिनेट ने कोल ब्लॉक आवंटन पर गतिरोध को खत्म करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के बाद अब सरकार कोल ब्लॉक्स का उनकी जमीन और संयंत्र समेत अधिग्रहण कर सकेगी। वित्त मंत्री जेटली के मुताबिक कोयले की खदानों को सरकारी कंपनियों जैसे एनटीपीसी और राज्य बिजली बोर्डों को आवंटित किया जाएगा। जेटली के मुताबिक अगले 3-4 महीनों में निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटन ई नीलामी से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार और राज्यपाल राम नाईक के बीच तल्खी और बढ़ गई है। राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकारी कामकाज को लेकर राय जाहिर करने को ठीक बताया। राम नाईक यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने नाईक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो गवर्नर हाउस का राजनीतिकरण कर रहे हैं।
एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि राज्यपाल को सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि गवर्नर को प्रशासनिक कार्यों में दखल नहीं देना चाहिए। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ओडिशा के कोरापुट जिले में हुदहुद प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहुल किसानों से भी मिले और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक बड़े हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 9 महिलाएं हैं। हादसे में 12 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 8 लोग घायल हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। पटाखा बनाते वक्त ही फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, फिर आग लग गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री में कई लोग काम कर रहे थे। कुछ लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। यूपी के मेरठ में नगर निगम के कर्मचारियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। बीजेपी कार्यकर्ता शहर में साफ सफाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। नगर निगम दफ्तर पर प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं की कर्मचारियों से बहस हो गई। बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई और हंगामा शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के भतीजे की अगुवाई में कार्यकर्ता प्रदर्शन करने गए थे। लखनऊ में लोगों ने एक ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। ऑटो वाला बाइक को टक्कर मारकर भागने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग मरीज को दिखाने जा रहे थे, तभी ऑटो ने उनकी बाइक और फिर एक रिक्शे में टक्कर मार दी, जिससे लोग भड़क गए। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बुर्का गिरोह ने लाखों रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार और कर्मचारियों की नजरों के सामने कीमती जेवरातों की चोरी हो गई। 76 महिलाओं के इस गिरोह के 2 सदस्य पहले और 4 सदस्य बाद में दुकान में दाखिल हुए। 4 महिलाओं ने दुकानदार को बातों में उलझाए रखा। वो गहनों की कीमत पूछते रहे। इस दौरान एक ने मौका देकर अंगूठी की थैली को उठाकर अपने कपड़ों में छिपा लिया। पूरी वारदात दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आगरा के मलपुरा इलाके में एक हैवान पिता ने अपनी 2 मासूम बेटियों को कुल्हाड़ी से काट दिया। एक बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से जख्मी है। आरोपी पिता फरार है। यूपी के एटा में ज्वेलरी का कारोबार करने वाले 2 भाइयों को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यूपी परिवहन विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तैनात 24,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर कर्मचारी आधी रात से हड़ताल पर चले गए। दिवाली पर आतंकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु और गोवा जैसे शहरों को निशाना बना सकते हैं। आईबी ने आतंकी हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने देश के सभी शहरों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। खाद्य विभाग ने गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे एक ट्रक से लाखों रुपए का मावा जब्त किया। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। नोएडा एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक में 200 किलो पनीर और 4 पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। आज धन और लक्ष्मी का त्योहार धनतेरस है। इस मौके पर बाजार में रौनक है। धनतेरस के मौके पर बर्तन और सोने चांदी के गहने खरीदने की परंपरा है। ग्राहकों को लुभाने के लिए सोने और चांदी के सिक्कों के साथ नोट भी बाजार में उतारे गए हैं। बर्तन, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सज गई हैं। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। आज भगवान धनवंतरी की पूजा करके लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कामना की जाती है। धनतेरस के खास मौके पर आज शेयर बाजार रात 7 बजे तक कारोबार करेगा। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF के लिए कारोबार सत्र को बढ़ाया गया है। गोल्ड ETF को लेकर आज होने वाले कारोबार के लिए फीस भी नहीं ली जाएगी। दोपहर 3:40 तक सामान्य बाजार तो शाम गोल्ड ETF में कारोबार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा, जो कि 7 बजे तक चलेगा। गुजरात में दिवाली आते ही मोदी ब्रांड पटाखों की धूम देखने को मिल रही है। कुछ पटाखों के पैकेट पर पीएम मोदी के साथ मंगल मिशन वाले PSLV रॉकेट की तस्वीरें लगी हैं। इन पैकेट पर नई सोच नई उम्मीद का स्लोगन भी लिखा गया है। कुछ पटाखों में मोदी को सफाई अभियान के तहत झाड़ू लगाते हुए दिखाया गया है। पटाखों के पैकेट में मोदी के हाई स्पीड ट्रेन प्लान को भी दिखाया गया है। इलाहाबाद के बाजारों में तरह तरह की आतिशबाजी देखने को मिल रही है। दुकानों में मोदी बम और प्रियंका फुलझड़ी लोगों को लुभा रही है। कार्यक्रम अनाथ भी देखने को मिल रहा है। मंगलयान की तस्वीरें भी कई पटाखों के पैकेट्स पर लगी हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं ने दिवाली पर छुट्टी की मांग की है। पाकिस्तान के हिंदू समुदाय ने पीएम नवाज शरीफ से स्पेशल पैकेज की भी मांग की है। मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश समेत करीब 100 देशों में दिवाली की छुट्टी होती है, मगर पाकिस्तान में नहीं। धौलखवार रेप मामले में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने 5 दोषियों की सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने सभी दोषियों को 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
बचाव पक्ष ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। मामला 2010 का है। कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती को अगवा करके गैंगरेप किया गया था। कानपुर के ज्योति मर्डर केस में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। 1500 पेज की इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी पीयूष के मां बाप और उसके 2 भाइयों का नाम भी है। ज्योति के पति पीयूष, उसके मां बाप और 2 भाइयों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ज्योति मर्डर केस में पति समेत 6 लोग आरोपी हैं, जो कि फिलहाल जेल में हैं। ज्योति मर्डर केस में आरोपी ड्राइवर के 16 साल की बहन ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोपी ड्राइवर की बहन जेल में भाई से मिलने के बाद आहत थी। कानपुर में इसी साल 27 जुलाई को ज्योति के चाकू से कूटकर हत्या कर दी गई थी। देहरादून में दलित समुदाय ने पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये लोग दलित समुदाय पर शंकराचार्य के विवादित बयान से नाराज हैं। स्वामी निश्चलानंद ने दलितों को मंदिरों से दूर रखने की बात कही थी। अब अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संगठन स्वामी निश्चलानंद पर मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी में है। ब्रेक के बाद अब खबरें बिजनेस से। नेचुरल गैस के दाम बढ़ाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी है। जेटली के मुताबिक $5.61 ऐसी कीमत है जिससे न तो कंपनियों को अप्रत्याशित फायदा होगा, न ही उपभोक्ताओं को ज्यादा बोझ पड़ेगा। देश की कृषि निर्यात में पिछले 1 दशक में करीब 21% की बढ़ोतरी हुई है। कृषि निर्यात में कामयाबी के बाद ग्रोथ रेट के मामले में भारत ने चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है।